हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरे दो वीडियो सॉलिड स्टेट पे नहीं देखे तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि होते हैं आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ठीक है ना। लेकिन मेटालिक सॉलिड में एक पॉइंट रह गया था बताने का, तो वो पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। ठीक है। सो रेडी एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो भी मेरे मेटालिक सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि वो बने होते हैं मेटल के एटम से। ठीक है। अब जो मेटल होते हैं ना, वो हमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। देखो कैसा है ना, अगर उसने मेटालिक सॉलिड के बारे में लिखने के लिए बोला है कि प्रॉपर्टीज बताइए कोई मेटालिक सॉलिड की, तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज तो बतानी है जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताई थी, लेकिन साथ साथ ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, इन्हें भी बताना है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली। ठीक है। देखो, सपोज अगर मैंने कोई भी मेटल को लिया, क्योंकि नाम क्या है मेटालिक सॉलिड, मतलब इसमें मेटल्स है। ठीक है ना। अब मैंने कोई भी मेटल को लिया और अगर मैं उस मेटल को थीन शीट्स में ड्रॉ कर सकती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेटल है उनको मैं प्रेस कर करके या फिर उनको ठोक के मैं थीन शीट्स के फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ठीक है। थीन शीट्स। क्लियर है इतना। अब दूसरी चीज ये है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये कहता है कि अगर सपोज मैंने लिया है मेटल, और अगर मैं इस मेटल को हैमर करके, मतलब हथौड़े से या फिर किसी भी चीज से, अगर मैं इस मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वायर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। तो क्लियर हो गया इतना। पहला था मैलिएबिलिटी और दूसरा था डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी है तो थिन शीट्स, और डक्टिलिटी है तो वायर्स। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उस दिन रह गई थी बताने की, इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल को। ठीक है, कि क्रिस्टल एक्चुअली क्या होता है, क्रिस्टल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिस्टल, अगर मुझे क्रिस्टल की स्टडी करना है तो मुझे सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल है क्या और क्रिस्टल बना हुआ कैसे। ठीक है। तो हम लोग उसे भी देख लेते एक बार। देखो, इतना याद रखना है कि एक होता है मेरा लैटिस और एक होता है मेरा बेसिस। ठीक है। लैटिस और बेसिस, और इन दोनों को मिला के बनता है मेरा क्रिस्टल। ठीक है। अब सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि लैटिस क्या है और ये बेसिस क्या है। ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली। सपोज ये है मेरे एटम्स। ठीक है। इस तरीके से मैंने एटम्स को ड्रॉ किया। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक ज्योमेट्री के फॉर्म में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ है एटम्स का। मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो भी होता है एटम्स का, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशन। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ऐसा समझ लो कि थ्री डायमेंशन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशन, इसको कहा जाता है लैटिस। ठीक है। समझ गया इतना। अब देखते हैं बेसिस क्या है। तो अगर मैंने सपोज, अब सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको क्या कहा जाता है, बेसिस। ठीक है। और ये पूरा का पूरा मिला के क्या बन रहा है, क्रिस्टल। ये पूरा का पूरा बना के बन रहा है क्रिस्टल। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, फिर से देख लीजिए। सबसे पहली चीज मैंने ये बताई कि जो भी मेरा क्रिस्टल है वो बना हुआ है दो चीजों से, एक होता है लैटिस और दूसरा क्या होता है, बेसिस। जो भी लैटिस होता है, जो भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है एटम्स का थ्री डायमेंशन में, उसको कहा जाता है लैटिस। और जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब वो जिससे वो सारे के सारे एटम्स कैसे है, सेम, उसको कहा जाता है बेसिस। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, क्रिस्टल। अगर उसने एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी है क्रिस्टल की, तो बस आपको इसको ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है क्रिस्टल। अब देखते हैं दूसरी चीज को। देखो,
अब अगर आपने देखा होगा ना 12th स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो यूनिट सेल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है ना, वो यूनिट सेल होता है। तो उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट सेल को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखो, यूनिट सेल क्या कहता है ना, सपोज अगर मैंने कोई भी क्रिस्टल को ड्रॉ किया, समझ लो कि ये मेरा एक क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरे क्रिस्टल से, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी मेरा छोटा सा यूनिट है, ये क्या है, छोटा सा यूनिट, इस यूनिट को अगर मैंने बार बार रिपीट करते गई मैं, ठीक है, तो उससे मेरा एक बहुत बड़ा सेल बन रहा है जिसका नाम है क्रिस्टल, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि क्रिस्टल मतलब क्या होता है, जो भी मेरा स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब एक छोटा सा यूनिट विच रिपीट इटसेल्फ, मतलब जिसके बार बार रिपीटेशन करते जा रहे हैं, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, और उससे मेरा एक बहुत बड़ा क्रिस्टल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन टू फॉर्म होल क्रिस्टल, होल क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, ठीक है। देखो, नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको हमेशा लिंक के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। तो लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से यहाँ पे ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो समझ गया इतना। तो जो भी एक छोटा सा यूनिट है जिसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या बन रहा है, बहुत बड़ा क्रिस्टल, और उसी छोटे से यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। अब क्या देखते हैं ना, यूनिट सेल के बेसिकली टाइप्स कितने कितने होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अगर मैं यूनिट सेल के टाइप्स की बात करती हूँ ना, तो यूनिट सेल के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो, जो भी 4 टाइप्स है ना, अगर मैं देखती हूँ ना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को, तो यूनिट सेल के वैसे तो 4 मेजर टाइप्स होते हैं, जो कि आपको याद रखने ही है, ठीक है। देखो, पहला होता है सिंपल क्यूबिक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। और सिंपल क्यूबिक के बाद में आता है बॉडी सेंटर, उसके बाद होता है फेस सेंटर, और फिर होता है एंड सेंटर, ठीक है। अब देखो, काम की बात क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने वाली हूँ। अब जो भी ये क्रिस्टल्स की कहानी है, पूरी की पूरी याद रखना है कि क्रिस्टल की अगर कहानी आपको देखना है, तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें पता हो, तो हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ क्रिस्टल की पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी, मतलब यू विल गेट द डिटेल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। और यहाँ पे अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। फ्यूचर में हम लोग, मतलब जो भी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर रहेंगे, उसमें मैं सब सारी चीजें बता दूंगी, जो भी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल क्यूबिक क्या है। लेकिन सिंपल क्यूबिक को जानने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, कि जो भी सिंपल क्यूबिक होता है, उसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, उसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और जो भी एंड सेंटर होता है, उसको हम लोग बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो पहली चीज ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको मैं प्रिमिटिव भी बोलती हूँ। एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है फेस सेंटर, और एक होता है एंड सेंटर और बेस सेंटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, क्योंकि देखो सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे। अब देखो, सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ ना प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, मैंने ड्रॉ किया है क्रिस्टल को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये तो मेरा क्रिस्टल ड्रॉ हो गया है, और जो भी सर्कुलर वाले हैं ना, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये देखा कि एटम्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप को यूनिट सेल को मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, और कॉर्नर्स के अलावा एटम्स कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। समझ गया इतना। अब देखते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड को। तो बॉडी सेंटर्ड को मुझे ये कहना है कि
देखो नाम ही क्या बता रहा है, बॉडी सेंटर। इसका मतलब बॉडी के सेंटर में भी एक एटम क्या है, प्रेजेंट। मतलब एटम्स तो कॉर्नर्स पे तो है ही एटम्स, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो एटम्स है ही, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है। तो बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखते हैं फेस सेंटर को। ठीक है, तो हम लोग फेस सेंटर को देख लेते हैं अभी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फेस सेंटर। इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही, कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सेंटर ऑफ फेस। मतलब सेंटर ऑफ फेस मतलब ये हुआ कि हर फेस के मतलब समझ लो ऊपर नीचे साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर इस चीज को समझना है तो बस ऐसा समझो कि हम लोग एक रूम पे हैं और फिर एटम्स कहाँ कहाँ पे, तो उससे चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही, लेकिन यहाँ बोला गया है सेंटर ऑफ फेस, मतलब फेस के सेंटर पे भी है, तो हर एक फेस के सेंटर पे। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जो भी हमारा क्यूब होता है उसको कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। अपने रूम में इमेजिन करो, जिस भी रूम में तुम बैठे हो, ठीक है ना, और उसके फेसेस कितने होते हैं, 6। अगर इमेजिन करोगे तो दिख जाएगा, तो फेसेस होते हैं 6। तो कितने सेंटर्स होंगे, 6 सेंटर्स। ये पीछे वाले का, ये आगे वाले का सेंटर, ये नीचे वाले का सेंटर और ये साइड वाले का सेंटर। अब देखो ये तो चीज इजी है, लेकिन याद ये चीज रखना है कि इसमें बॉडी के सेंटर पे एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम क्या दिया गया है, फेस सेंटर, मतलब ओनली एट द सेंटर ऑफ फेस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एन सेंटर्ड को कि एन सेंटर्ड क्या है। और हाँ, एक और चीज याद रखना है कि एन सेंटर्ड को ही कहा जाता है बेस सेंटर्ड। अगर एग्जाम में ये दिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एक और नाम। अगर नाम पता नहीं होगा तो चीज पता होगी, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली एन सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड है क्या। ठीक है, देखो देखो एटम्स तो प्रेजेंट हो गए कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे सारे के सारे एटम्स क्या है, प्रेजेंट। अब तुम लोग बस इतना इमेजिन करो कि तुम लोग एक डब्बे को लेते हो, कोई भी डब्बे को लेते हो, तो हमेशा उस डब्बे को कितने एंड होते हैं, 2। एक जगह जहां से हम लोग खोलते हैं और एक और जगह नीचे वाली होती है जहाँ पे सेलोटेप वगैरह लगा हुआ होता है। इमेजिन अगर करते हो तो मतलब उसके 2 होते हैं कॉर्नर, मतलब ये एक 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक साइड से वो खुलता है और एक और साइड से नीचे वाले साइड से वो खुलता है। तो उन दोनों जगह पे क्या होंगे, एटम्स। मतलब समझ जाओ कि यहाँ से भी डब्बा खुलता है और यहाँ से भी डब्बा खुलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, एन सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। समझ गया इतना। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो अब क्या है ना, हम लोग स्टडी करते हैं क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लो, क्रिस्टल सिस्टम को देखने से पहले इतना ही समझ लो कि सपोज ये मेरे है 3 एक्सिस, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना। ठीक है, समझ जाओ ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ठीक है ना, समझ जाओ ये है एक्स, ये है वाई और ये है मेरा जेड एक्सिस। अब जो भी मेरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है ना, उसको मैंने लिखा है ए लिखा है। ठीक है, जो भी मेरे वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, उस लेंथ को मैंने क्या लिखा है, बी। ये एच लेंथ है, इसका लेंथ का है। और जो भी ये है, ये क्या है, सी। अब एक और चीज याद ये रखना है कि ए के लिए होता है अल्फा, ठीक है, बी के लिए होता है बीटा और सी के लिए होता है ग्यामा। तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अब इतना याद रखना कि जो भी मेरा अल्फा है वो ए के सामने आ रहा है, तो वो ए में नहीं होगा, वो किस में होगा, बी और सी में। मतलब ये कहना है मुझे कि जो भी मेरा बी और सी के बीच में का जो भी एंगल है वो क्या होगा, अल्फा। ठीक है, अब बी, बी के लिए क्या है, बीटा। तो जो भी मेरा सी और ए के बीच में होगा वो एंगल क्या होगा, बीटा। और जेड के लिए क्या है, मतलब सी के लिए क्या है, ग्यामा। तो सी के लिए क्या है, ग्यामा। ठीक है ना, समझ गया ना। मतलब याद कैसे रखना है, देखो ए लाइन के सामने में क्या आ रहा है, अल्फा, बी लाइन के सामने में क्या आ रहा है, बीटा, और सी लाइन के सामने में क्या आ रहा है, ग्यामा। याद नहीं भी रहा तो भी चलता है, लेकिन उस टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इसलिए मैंने बताया, ध्यान देना। अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इनको देख लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्यूबिक सिस्टम। इसको मैं याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको ये पूरा का पूरा टेबल 2 मिनट में याद हो जाए। ठीक है,
देखो करना क्या है ना, आपको इसको याद इस तरीके से ही रखना है। तो इसको याद रखने का तरीका है क्यूट अवर मदर। क्या? क्यूट अवर मदर। कैसे याद रखोगे? देखो, क्यूट मतलब CUT, क्या हुआ? क्यूट। अवर मतलब अवर हो गया, और ये क्या हुआ? मदर, MOTHER। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? क्यूट। इसको याद रखने का तरीका ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? क्यूट अवर मदर, MOTHER। तो इसमें के टर्म्स देखो कौन से हैं। पहला है क्यूब मतलब क्यूबिक सिस्टम, टट मतलब टेट्रागोनल सिस्टम, ठीक है? अवर मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मदर का M हो गया मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है? और उसके बाद में हो गया ये T, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, H मतलब हो गया हेक्सागोनल सिस्टम, और जो भी R है इसका मतलब क्या हुआ? रोम्बोहेड्रल सिस्टम। अब काम की चीज ये है कि आपको याद रखना है कि जो भी रोम्बोहेड्रल सिस्टम होता है उसी का मतलब ट्राइगोनल भी होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ट्राइक्लिनिक अलग चीज है और ट्राइगोनल अलग चीज है, ठीक है? चलो अब हम लोग देखते हैं इसको याद कैसे रखना है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि जो भी मेरा क्यूबिक सिस्टम है, क्यूब में सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? सेम। और सारे के सारे साइड क्या होते हैं? सेम। तो बस एक ही काम करना है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ इसको बता दिया था, ठीक है? अब टेट्रागोनल, इसको इसी ऑर्डर में क्यों अरेंज किया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? टेट्रागोनल। बस आपको क्या करना है? सब कुछ सेम रखना है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। सिर्फ एक काटना है, और काटना इस डायरेक्शन से, ठीक है? लेफ्ट साइड से आप इसको काटोगे तो ये कट गया, ठीक है? और ये चीज क्या होंगी यहाँ पे? सेम। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। अब क्या करेंगे ना हम लोग, इतना तो समझ गया, मतलब ये चीज क्या है? सेम। सिर्फ इसमें आपने यहाँ पे क्या किया है? C को काटा है, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन से आपको काटते हुए चलना है, क्योंकि इस टेबल को ट्रिक करने का, याद रखने का ये ट्रिक है। अब मैं आती हूँ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, तो मुझे कुछ भी नहीं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। याद रखना है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, दोनों को काट देंगे। पहले एक को काटा था, अब इन दोनों को काट देंगे, ठीक है? ये चीज क्या रहेंगी? सेम। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? अब आते हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम पे। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा ना, ये चीज क्या होंगी? बिल्कुल के बिल्कुल सेम। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। जब मैं आऊंगी इसमें, तो इसमें मुझे थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन जो भी मेरा बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है? अब आते हैं ट्राइक्लिनिक पे। जैसे क्यूबिक सिस्टम को याद रखना सबसे आसान था, क्योंकि सारी चीजें क्या थी? सेम। वैसे ट्राइक्लिनिक सिस्टम को भी याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि ट्राइक्लिनिक में कोई भी चीज सेम नहीं है। तो देखो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सारी चीजें क्या गई? कट गई, ठीक है? अब आते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल को याद रखने का बस एक ही तरीका है कि हेक्सागोनल का जो भी मेरा एज लेंथ है ना, वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, टेट्रागोनल के जैसा है। कैसा है? टेट्रागोनल के जैसा। तो A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अब यहाँ पे गामा 120 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? अब आते हैं रोम्बोहेड्रल। देखो याद रखना है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल सिस्टम भी, ठीक है? और ट्राइगोनल, अगर आप ट्राइगोनल, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी आप ट्राइंगल को कंसिडर कर लो, ठीक है? ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल समझ लो। सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम। सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम। मतलब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ठीक है? लेकिन अगर आप देखते हो तो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? सेम। और कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं एंगल, ठीक है? इसका मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी मेरे एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो होते हैं, ये एंगल होते हैं ट्राइंगल के, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होते हैं ये 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है? तो इसको याद कैसे रखूंगी? क्यूट अवर मदर, MOTHER। और रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल भी बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, कहना मुझे ये कि ये जो टेबल है ना, ये पुराने वाले बुक्स में थे 12th के, लेकिन न्यू सिलेबस में ये टेबल नहीं है, ठीक है? तो ये टेबल मुझे बताना नहीं चाहिए था फिर तो, लेकिन मैंने इसलिए टेबल को बताया क्योंकि क्या है ना, एंट्रेंस से तो ये टेबल रहेगा ना, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग JEE देखते हैं या हम लोग नीट देखते हैं, तो हो सकता है कि ये देखे इसका पूछ ले, क्योंकि सॉलिड स्टेट से इजी क्वेश्चन आते का,
इसीलिए मैंने सोचा कि इस टेबल का मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे क्या है। तो ये था इसका ट्रिक जिससे इस टेबल को याद रखा जा सकता है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड से मुझे नहीं लगता कि इस बार इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि न्यू सिलेबस वाले बुक में अगर आप देखते हो तो इसमें ये वाला टेबल नहीं है। और एक और बात, अगर आपने बुक्स अभी तक नहीं खरीदी है तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए ई बाल भारती साइट से। और एक और चीज कहना मुझे ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज लाइक कर देना यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।